कम है लेकिन वो आ रहे हैं रास्ते में, तो तब तक मैं शुरुआत करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली अब रुकना नहीं है। कोरोना सभी के लिए शाप था, लेकिन नेचुरोपैथी डॉक्टर्स के लिए ये वरदान साबित हुआ है। हजारों पेशेंट्स हम लोगों ने ठीक किए हैं विदाउट एनी मेडिसिन, सिर्फ आपकी बातों से, आपके अच्छे सलाह से और आपके ऊपर जो विश्वास था लोगों का, तो चाय से भी लोग ठीक हो गए। और एज ए नेचुरोपैथ प्रैक्टिशनर में ये बात मानता हूँ, पेशेंट को सिर्फ ठीक होना है, डॉक्टर की बातों से या गधों की लातों से। तो होता क्या है ना कि हम बोलते यार सब लोग एलोपैथी को फॉलो करते हैं, होम्योपैथी को करते हैं, पेशेंट किसी पैथी को नहीं फॉलो करता। पेशेंट को वही चाहिए जो उसको ठीक कर दे। तो वो किसी की मट्टी भी उठा लेता है और कोई बड़ा से बड़ा लाखों रुपए का ऑपरेशन भी करवा देता है। वो काटने छाटने के लिए सबके लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि मराठी में एक अच्छी कहावत है, गरजवंताला मी म्हटलं नाही तुम्ही म्हणता। मराठी हिंदी मिक्स करें या सिर्फ हिंदी में चलेगा? हिंदी मराठी हिंदी मिक्स। मुझे कन्नड़ भी आता है स्वल्प स्वल्प। कन्नड़ बोलो, किसी को समझ। जरूरी ये है कि मैं जो बताने वाला हूँ वो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं। नहीं ठीक है, नहीं, जरूरी ये है कि हम जो दवाई दे रहे हैं वो पेशेंट तक पहुंच रही है कि नहीं। यहाँ पे सभी डॉक्टर्स हैं, तो सभी का इस सेशन में स्वागत है। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है जीवन संगीत, और मेरी शुरुआत थोड़ी सी अलग हुई थी। मेरे पापा 20 साल पहले गुजर गए, और मैं घर में तो भजन कीर्तन वगैरह सब करता था। मेरे पास पैसा नहीं था बहुत ज्यादा, कर्जे में डूबा हुआ फैमिली, सभी मिडिल क्लास लोगों की स्ट्रगल यही से शुरू होती है, मेरी भी शुरुआत वहीं से हुई थी। मेरे पास पैसे नहीं थे पापा को ठीक करने के लिए, लेकिन मैं घर में जब जब हरिपाठ होता है ना महाराष्ट्र में, आपको पता है ज्ञानेश्वर महाराज का हरिपाठ होता है, तो मैं जब जब शुरू करता था, सुंदर देहानु हे जैसे अभी आपने तालियां पीटी ना, वैसे पापा के एकदम बॉडी में कुछ तो आ जाता था। वो बहुत ही अच्छा रिएक्ट करते थे, बहुत ही अच्छा। इसका गेन बढ़ाइए ना अंकल जी, मैं आपको बाद में एक चॉकलेट दूंगा। आप समझो, एक चॉकलेट मेरी तरफ से आपको मिलेगा। आपका पूरा ध्यान मेरी तरफ रहना चाहिए। बीवी भी आ गई ना आपकी यहाँ पे, तो आप उसको नहीं देखना है। हाँ, क्योंकि ये सब हजार नजरें मुझे घूर रही है, तो अगर मुझे कुछ भी कम होता है तो आपकी खेल में। और डॉक्टर के चंगुल में ना ही पहुंचो तो अच्छा है। पहले के जमाने में ना डॉक्टर के पास श्रद्धा लेके जाते थे लोग, विश्वास लेके जाते थे। आजकल क्या लेके जाते हैं? कोई कोई लोग बोलते हैं बीमारी लेके जाते। बीमारी नहीं भी लेके जाओ तो हम बना सकते हैं। हमें सभी को पता है ये सब चीजें क्या होती है। क्यों हम इतने सारे 100 लोगों का फ्री में टेस्ट क्यों करवाते हैं? क्योंकि एक बेचारा जो फंसे ना, उसके पास से 99 लोगों का पैसा वसूल कर सके। ये बात चल रही है हमारी। थोड़ा गेन बढ़ाई, मुझे बहुत चिल्लाना पड़ रहा है। गेन आवाज तर वाढवा। गेन म्हणजे मी इकडे बोललो तरी त्यात गेला पाहिजे आवाज, इकडे बोललो तरी त्यातच गेला पाहिजे आवाज। हा, शिकले यांचे अर्धे पैसे मला द्या बरं, कमी शिकवलं त्यांना। तो होता क्या है कि हम डॉक्टर्स के पास जब भी जाते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि हम ठीक हो जाए करके। तो आजकल पैसे लेके हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बहुत बड़ी ज्यादा फीस डॉक्टर की, वो जल्दी ठीक कर देगा, ऐसा कहीं पे ऐसा कुछ ऐसी कहावतें शुरू हो गई है। मुझे जरा एक बात बताइए, आपके सभी के जेब में 200-200 करोड़ रुपए अगर होंगे, खुश मत होइए, मैंने अगर कहा है बीच में, अगर 200-200 करोड़ सबके जेब में है, तो क्या 200 करोड़ देके आप सेहत खरीद सकते हो? चलो 400 करोड़, 600 करोड़। तो पैसों से अगर सेहत खरीदी नहीं जाती, तो बाजार में क्यों बेची जा रही है सेहत पैसों से?
जरा बचपन का कोई डॉक्टर याद करके देखिए मुझे यार, वो हमारा श्रीकांत पाटिल डॉक्टर है ना, उसके पास जाते हैं हम लोग। यार बीमारी रहती है बाजू में, वो दुनिया भर की बातें करते रहता है, कहाँ से आया, किसका बच्चा, क्या करता है, मम्मी क्या करती है, पापा, दुनिया भर के सवाल। लेकिन साहब एक बात बताओ, जब वो नाड़ी देखने के लिए हाथ देते हैं ना हाथ में, तो आधी बीमारी वहीं पे ठीक हो जाती है। आपने देखे ऐसे डॉक्टर्स की नहीं देखे हैं? तो अगर लोगों के छूने की वजह से भी बीमारी भाग जाती है, तो इसका मतलब इस टच थेरेपी का कुछ, स्पर्श चिकित्सा का कुछ ना कुछ मतलब है। हमने बचपन में देखा है, पेट में दुखता था बहुत सारा, और मम्मी आती थी, बोली क्या हुआ मेरे बच्चे को, चलो आप चलो ऐसे आड़े लेट जाओ, और वो पल्लू लेती थी, पल्लू को गांठ मारती थी, और कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक, और ठीक हो जाता था। कितने लोगों को ऐसे ठीक हुआ है अभी तक? देखो कितने सारे हाथ ऊपर हैं। बात यहाँ पे चल रही है कि कुछ बातें हैं जो साइंस खोज नहीं सकती, साइंस जब खोजेगी तो उसके बारे में कहा जाएगा। जैसे कि मृत्यु के पश्चात सूक्ष्म देह से मुक्त होने के लिए कुछ विधि होते हैं, और हमारे आत्मा के प्रवास के लिए, जर्नी के लिए, उसको गति देने के लिए कुछ विधि होने चाहिए। ये हमारे शास्त्रज्ञों ने, ऋषि मुनियों ने बताया, और हमें पागल कहा गया। यार मृत्यु के बाद कुछ होता है क्या, ऐसे होता है क्या, वैसे हो। फिर एक बार डॉक्टर रेमंड मूडी आ गए, फिर डॉक्टर एडगर केसी आ गए, उन्होंने तो डॉक्टरेट भी नहीं की थी, फिर भी आज भी उनको डॉक्टर एडगर केसी कहा जाता है। ऐसे लोगों ने प्रूव कर दिया, 14-14 हजार केसेस पे स्टडी करके प्रूव कर दिया कि मृत्यु के बाद भी आपका जो सूक्ष्म देह है उसको मुक्त होने के लिए विधि करने आवश्यक है। फिर दुनिया कहने लगी नहीं भाई ये तो सच है, उसको एक्टोप्लाज्म कहते हैं। जन्म से पहले 6 महीने, जब गर्भावस्था में आपका सबसे पहला अवयव विकसित होता है कान, और मृत्यु के बाद 13-13 दिन तक घर में भजन कीर्तन चलते हैं, क्यों? क्योंकि आपको गति देने के लिए। तो जो विद्या, जो संगीत आपको जन्म से पहले 6 महीने से और मृत्यु के बाद भी 13 दिन तक सहायता कर सकता है, ऐसा संगीत मनोरंजन के लिए सुनना चाहिए या आत्मिक उन्नति के लिए? हम क्या कर रहे हैं? जरा याद करके देखिए हम कौन से गाने सुनते हैं। सुबह हुई नहीं कि बच्चे हेडफोन लगा के शुरू करते हैं, हम तेरे बिना अब रह नहीं। हमारे पूर्वजों ने अलग बातें बताई थी हमारे लिए। हमारी दादी माँ सुबह उठने के बाद बैठ जाती थी, और ऐसे ऐसे ही बैठती थी, चक्की लेके बैठ जाती थी, और वो चक्की पीसना शुरू करती थी, और उसके लिए भी गाने गाती थी, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। नहीं, क्योंकि दादी माँ आपसे ज्यादा होशियार थी। इसको कहेंगे जानू शिरासन। कौन सा आसन? इस आसन में बैठने के बाद पैर की सिफेनस वेन कंप्रेस हो गई, यहाँ की स्ट्रेच हो गई, फिर ज्यादा से ज्यादा खून हार्ट की तरफ दौड़ने लगा, जिससे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्ट्रांग होता है, हार्ट की पंपिंग पावर बढ़ती है, और आप हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से दूर रहते हो। दादी माँ ये सब कुछ जान रही थी वहां पे, और वो दादी माँ उसके लिए गाने ऐसे गाती थी जिससे प्राणायाम हो। कोई भी गाने नहीं गाती थी, उसके गाने होते थे, पहिली माझी गोबी गनु सयेचा पतीला, कैलासपती झुलविला येरवा विठ्ठल। अभी सांस छोड़ गई, वैसे नहीं गा सकती थी, रसोला गड़, ऐसे नहीं गाती थी। वो गाने का उसका जॉनर भी इतना लंबा होता था ना, वो सुंदर माझे जाते गे फिरे बहुते गे, ओ गाऊ कौतुके तुये रवा विठ्ठल, 12-16 गडणी अवघ्या कामिनी, ओ गाऊ बैसोनी तुये रवा, सासू आणि सासरा विरजू किसरा, गोव्या गाऊ भरता तू येरवा विठ्ठला, येरवा विठ्ठला,
तारा तू काय सांगा मला, घरात कुठलं वातावरण तयार व्हायचं, पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह? तो दादी माँ को फ्री में ये सब कुछ पता था। और अभी हमारी लाइफस्टाइल को याद करके देखिए, सुबह हुई नहीं चपातियां सेकना शुरू हो गया, दुनिया भरची कामं माझ्याकडेच करून घ्या, मेलीने एकटीने किती मळमळ मारायचं, त्यांचे डबे भरून द्यायचे काम, अरे उठकी मेले 8 वाजून गेले, क्या दे रहे हैं दिमाग को? हम सभी ने सीखा है इंसान को होने वाली 92% बीमारियां साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है। बीमारियां बाहर से नहीं आती, वो आपके अंदर ही है। जब आपके शरीर मन की ताकत कम हो जाएगी, बीमारियां अपना सर ऊपर कर लेंगी। बीमारियों से लड़ने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत बढ़ाओ। और आपकी ताकत किन चीजों से बढ़ती है? सुबह शाम भुला देना मुझे, अलविदा, ताकत बढ़ेगी इससे। क्या चल रहा है हमारी लाइफस्टाइल के साथ? पुराने जमाने के लोग क्या थे? वो शुरुआत से सुबह हो ही नहीं की शुरू, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती, दुपारी म्हणा वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होती जीवन करी जीवित्व मला सांगा, याला पॉजिटिविटी मिलेल की नेगेटिविटी? इसके लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि ये नेचुरल है, ये नेचर क्योर है, जो नॉर्मल है, नेचुरल है, कुदरत। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर कौन पता है? जो कुदरत की मदद करता है। और दुनिया का सबसे कमीना डॉक्टर कौन है पता है? जो कुदरत के खिलाफ चला जाता है। प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है, यहीं पे खत्म होती है कि आजकल व्हाट्सएप पे डॉक्टर्स बनने लगे हैं। दुनिया का सबसे भयानक प्राणी अगर कौन है तो वो है आधा डॉक्टर। प्रॉब्लम वहीं पे है। हमारी पेथी किसी दुश्मन के वजह से नहीं बदनाम होती। हमारी पेथी में कोई दुश्मन आगे आग नहीं लगाता। हम सब लोग किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं और कौन से तरीके ढूंढते। जैसे अभी सर ने यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा था ओम धन्वंतरी। जब वो धन्वंतरी बोल रहे थे ना, उनके चेहरे पे धन्वंतरी महाराज दिख रहे थे। वो प्रसन्नता अगर आपके चेहरे पे, आपके शब्दों में, आपके स्पर्श में नहीं रहेगी तो पेशेंट ठीक नहीं होगा। एलोपैथी की भी बहुत रिसर्च हो गए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है दुनिया का कोई भी पेशेंट 92% अपने आप ठीक होता है। उसका एटीट्यूड, उसकी पॉजिटिविटी, उसकी सकारात्मकता, उसकी मेंटेलिटी उसको 92% ठीक करती है। और इसीलिए हम क्या करते हैं पता है? पेशेंट से ज्यादा खर्चा हॉस्पिटल पे करते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े अस्पताल में आएगा, बोलेगा यार चकाचक है सब, और डॉक्टर की डिग्री भी बहुत बड़ी है, तो यहाँ से मैं ठीक होके ही जाऊंगा। तो उसकी पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए खर्चा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, छोड़ दीजिए, मेरे पास अगर 50 नर्स है ना, तो उसमें जो सबसे सुंदर है मैं उसी को बाहर बिठाता हूँ। देखिए रिसेप्शन में, जो अच्छा लिपस्टिक लगाती है, अच्छे कपड़े पहनती है, थोड़ी गोरी गोलकी दिखती है, अच्छा इंग्लिश बोलती है, मैं उसी को बाहर बिठाता हूँ। क्यों? जब अंकल आते हैं ना, तो अंकल को पूछती है काका काय होते तुम्हाला? काका आपले बरे तिथेच व्हायला सुरुवात झालेली असते। नहीं, इसके पीछे साइंस है। साइंस कहता है जब काका प्रसन्न होते हैं तो उनके दिमाग से एंडोर्फिन, एनकेफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन जैसे हार्मोन्स आते हैं। और ये हार्मोन्स आपको प्रेरणा देते हैं, उत्साह देते हैं किसी भी संकट का सामना करने के लिए। ये हार्मोन्स लाने के लिए एक तो 200-250 रुपए की दवाइयां, जिसको आजकल SSRI ट्रीटमेंट पता होगी सबको। दिमाग का सीरोटोनिन बैलेंस कर दो तो आपको प्रेरणा आएगी, उत्साह आएगा, अच्छी नींद भी आएगी और आप अच्छे फ्रेश रहोगे। लेकिन आपको कोई ये नहीं बताता, यही सीरोटोनिन अगर ज्यादा हो जाता है तो पेशेंट को पागलपन के दौरे भी पड़ते हैं। आपको ये कोई नहीं बताता कि 3 महीने अगर आप किसी चीज की प्रैक्टिस करो तो उसके बाद उसकी आदत लग जाती है। और सीरोटोनिन ट्रीटमेंट चलने के लिए ही
2 या 3 हफ्ते उससे कम वो ट्रीटमेंट चलती नहीं है। जब सभी पिक्चर के हीरो हीरोइंस होते हैं ना, देर रात तक शूटिंग करनी पड़ती है, तो उनको तो उत्साही दिखना चाहिए कैमरा पे। तो ये उत्साह कहां से आएगा? इसके लिए दवाइयां शुरू कर देते हैं और इतनी आदत हो जाती है कि जब बंद करने की बारी आ गई तो हम ड्रग्स लेना भी चालू कर देते हैं। अब इसमें होता क्या है, ये चीजें रुकती नहीं, बढ़ती जाती है और उसके बाद आने वाला डिप्रेशन भी उतना ही खतरनाक होता है और सुसाइड केसेस बढ़ने लगते हैं। तो ये डोपामाइन, ये सीरोटोनिन बढ़ाने के लिए आपका चॉइस क्या है? दवाइयां खाओ या कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन ढूंढ लो। अल्टरनेटिव मेडिसिन बहुत आसान चीजें है। आप अपने घर पे जाओ और अपने मम्मी या पापा को 20 सेकेंड के लिए गले लगा लो। कितना? साइंस कहता है अगर आप अपने माँ या बाप को 20 सेकेंड के लिए गले लगा सकते हो, अगर लगा सकते हो, तो 20 सेकेंड में आपका शरीर इतना डोपामाइन क्रिएट करता है कि आप 6 घंटे के लिए रिफ्रेश रह सकते हो। तो दवाइयां खाओ विद साइड इफेक्ट या मम्मी पापा को गले लगा लो विदाउट एनी साइड इफेक्ट, क्या अच्छा है? या नर्स को ढूंढो लेकिन उसके साइड इफेक्ट अलग है। बात चल रही है आपके अंदर वो सभी चीजें हैं लेकिन आप कर नहीं सकते। मैंने कहा मम्मी पापा को गले लगा लो, हम क्यों नहीं लगा रहे हैं पता है आपको? कभी आपने किसी ने ढूंढा है कि सभी को पता है एक्सरसाइज करनी चाहिए लेकिन करते नहीं है। सभी को पता है नेचुरोपैथी ही सच्चा वरदान है इंसान के शरीर के लिए, लेकिन सब लोग फॉलो नहीं करते। सभी को पता है क्या अच्छा खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन सभी लोग नहीं फॉलो करते। इन सभी चीजों के पीछे कुछ रीजंस है। हम जैसे जैसे उम्र से बढ़ने लगते हैं, जैसे जैसे पैसों से बढ़ने लगते हैं, जैसे जैसे भोगवाद से बढ़ने लगते हैं, जैसे जैसे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बढ़ने लगते हैं, अहंकार से बढ़ने लगते हैं, बुद्धि से बढ़ने लगते हैं, खुद की गलत फहमियों से बढ़ने लगते हैं, टेंशन से, जिम्मेवारियों से बढ़ने लगते हैं, वैसे वैसे आस पड़ोस में दीवारें बांध देते हैं। शर्म की, हया की, डर की, लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या कहेगी, कोई मुझे हंसेगा तो नहीं, और मैंने ही करना चाहिए क्या, दूसरे किसी ने किया तो नहीं चलेगा। हम माँ बाप को कभी गले नहीं लगाते, क्यों? क्योंकि अभी उम्र की दीवारें बढ़ गई है ना। अभी कैसे माँ, मेरा बाप तो हिटलर है सर, कौन जाएगा उसके सामने? आपको एक बात बताता हूँ, वही पर की है। मैं स्टेज छोड़ सकता हूँ ना? नहीं नहीं, तो वो शूटिंग वाले बाद में परेशान करते हैं। वापस चले जाना जी, स्टेज पे वापस चले जाना, सुनना है अभी। जी जी जी, ये देखिए, मैं अंकल के कपाल पे मैंने हाथ रखा है। सर आपको कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। देखो, आईसीयू में पेशेंट को हाथ लगा के, मैं जब म्यूजिक थेरेपी के लिए मैंने 250 से ज्यादा सर्जरी भी असिस्ट की है, तो चारों पेशियों का मिश्रण करके मैं कुछ ये जीवन संगीत बना रहा हूँ। तो जब मैं पेशेंट को हाथ लगाता हूँ ना, तो मेरे स्पर्श से उसको अच्छा लगता है। ये तो आईसीयू में है भी नहीं, फिर भी इनको अच्छा लगता है। सोचिए जरा, जब आईसीयू में हम पेशेंट को रखते हैं तो 2 दिन तक, यानी कि 48 आवर्स तक हमें भी पता नहीं है कि उसमें क्या रिएक्शन आने वाले हैं। तो हमें करना क्या है, सिर्फ पेशेंट को नॉर्मल रखना है, क्योंकि वो अगर डर जाएगा स्त्री वाले चेहरे देख के, नर्स वहां जो आईसीयू में घूमती है ना, और देखिए काका काय होता है, शांत बसा, सगळे जन पेशेंट दे देते। अगर उनके चेहरे ऐसे होंगे तो पेशेंट का क्या हाल होगा। और इसीलिए जो नया वाला इंटर्नशिप के लिए डॉक्टर आया है ना, उसको हर 1.5 घंटे बाद भेजते हैं और बोलते हैं पेशेंट को हाथ लगाओ और पूछो अंकल इंजेक्शन दिया है आपको, और बड़े डॉक्टर आएंगे ना तो चेक करेंगे। अच्छा लग रहा है ना अभी आपको? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। देखो आईसीयू में नहीं है फिर भी अच्छा लग रहा है। सोचिए वहां पे क्या, तो आपका स्पर्श जो है वो किसी को अच्छा बना देता है। इसके पीछे रीजन है, इसको इंटेंशनल टच कहते हैं, कि अगर मैं किसी को स्पर्श करता हूं तो उसमें क्या इंटेंशन है, दूसरे को ठीक करना या उसकी जेब काटना। तो अगर डॉक्टर के पास ये इंटेंशन है ना,
तो पेशेंट ठीक होता है। पुराने जमाने के डॉक्टर होते थे, वो ना रिपोर्ट देखते थे, ना कुछ करते थे, ना टेस्ट करवाते थे, सभी को एक ही इंजेक्शन भरते थे, दूसरे दिन पेशेंट ठीक होता था। वो कभी बोलते 4 दिन बाद आ जाओ दिखाने के लिए, हम कभी गए ही नहीं। क्यों? अरे यार, पहले दिन पे ठीक हो जा रहे तो क्यों आना है फिर वापिस? दिक्कत यहाँ पे फिर से है कि डॉक्टर की विश्वासार्हता, वैद्य की प्रति श्रद्धा इतना काम करती है कि पेशेंट आधे से ज्यादा ठीक उसी से हो जाता है, अगर वो नॉर्मल बिहेव करता है तो। लेकिन आजकल नॉर्मल की जगह पे दूसरी चीजें शुरू हो जाती है। वैसे अंकल आपको कुछ हुआ नहीं है, रिपोर्ट भी सभी नॉर्मल है, लेकिन मेरे ख्याल से 2 टेस्ट और करवानी चाहिए। अभी रिपोर्ट नॉर्मल है, अंकल को कुछ हो भी नहीं रहा है, तो 2 रिपोर्ट किस बात की निकालनी है? क्योंकि डॉक्टर के दिमाग में कुछ संशय है, कुछ चीजें है कि हो सकता है, लेकिन उसके लिए पेशेंट को क्यों डरा रहे हो? पेशेंट डरने के बाद उसके रिपोर्ट नॉर्मल आएंगे। आजकल स्ट्रेस टेस्ट पे बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है। स्ट्रेस टेस्ट आपको बताती है आप बीमार हो या नहीं। मेरी आंटी है 90 साल की, 80 साल की, 75 साल की, अगर कोई आंटी है, वो काष्टा पहन के मराठमोली लावनी वाली साड़ी पहनती है, उसने कभी गाउन पहनी ही नहीं है, तो उसको आप पहली बार गाउन पहनाओगे, उसका बीपी नॉर्मल रहेगा। उसके बाद उसके पति के अलावा उसको किसी ने छुआ नहीं है, और उसको आप अंदर से वायरे लगा दोगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और आंटी को बोलोगे आंटी कोई जरूरत नहीं, सब कुछ होता है, क्या होगा बताइए जरा? बीपी नॉर्मल रहेगा, रिपोर्ट नॉर्मल आएंगे, और उसके इतना छोड़ दो, उसके पैरों के नीचे की जमीन ही खिसकने लगती है। उसने कभी पट्टे पे चली नहीं और अचानक से हिलने लगता है, और वो स्पीड बढ़ा 9 मिनट तक, उसकी कितनी सर्कस होती होगी सोचिए जरा। हम किस दुनिया में जी रहे हैं? मैं किसी पेथी को नाम नहीं बता रहा हूँ, किसी पेथी को मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने ऐसे कई सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स देखे हैं जो प्यार से बातें करके पेशेंट को ठीक करते हैं। मैंने कई होम्योपैथिक डॉक्टर्स को देखा है जो अच्छी तरीके से बात करके पेशेंट को ठीक करते हैं, और मैंने ऐसे कुछ कमीनों को भी देखा है कि जो अपनी बातों से ही पेशेंट को ऑपरेशन कर देते हैं। मैं ये ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। कोरोना में ऐसे कई सारे डॉक्टर्स दुकान बंद करके, मैं उनको दुकान ही देता हूँ, वो सेवा नहीं है, जब पेशेंट के ऊपर बीती तब इन्होंने दुकान बंद कर दी। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि नहीं भाई हम तक आ जाएगी बीमारी की जड़। और कई ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने कंटिन्यूअस कोर्स चालू रखा, 90 साल के लोग थे। एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे, डॉक्टर बालिका करके, हमारे यहाँ पे चौक में थे, और उनको 1.5 घोषित कर दिया गया। बोले सबने कि सर वो 1.5 हो गए, तो अभी वो म्यूनिसिपालिटी वाले आएंगे और उनकी बॉडी लेके जाएंगे। मुझे बचपन से लेकर उन्होंने संभाला था, मुझे बहुत उन्होंने प्यार किया, मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई, और मैं बोला ऐसे तो नहीं होगा, मैं जाऊंगा अंत्य यात्रा में, चाहे पुलिस रोके, पुलिस का डॉक्टर भी मैं ही हूँ, तो महाराष्ट्र पुलिस तो मुझे कुछ रोकेगी नहीं। मैंने बोला मैं जाता हूँ वहां पे। देखा, अंदर गया तो वो डेड नहीं हुए थे, उनकी शुगर, बहुत ज्यादा शुगर हो गई थी, और बेहोशी के हाल में थे, और किसने डायग्नोसिस किया पता नहीं, डेड हो गए। सभी व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, डॉक्टर बालिका गए, डॉक्टर, क्योंकि गरीबों के डॉक्टर ऐसी उनकी ख्याति है हमारे यहाँ। सभी आदिवासी लोग 10 रुपए देके उनसे ठीक होके जाते थे। मैंने बोला जो भी हो, उनकी लास्ट सांस तक मुझे प्रयास करने चाहिए। मैं उनके साथ सिर्फ 4 दिन रुका। 90 साल के डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव, 4 दिन में फिर से खड़े हो गए, और आज भी अभी 1.5 साल हो गया बेंगलोर में अपनी लड़की के पास है। बात समझने की कोशिश कीजिए, आपका सहवास किसी को ठीक कर देता है, आपकी बातें किसी को ठीक कर देती है, आपका स्पर्श किसी को ठीक कर देता है, आपकी बातें, आपका शब्द, आपका एहसास, आपका प्यार किसी के लिए दवाई बन सकता है। तो अगर डॉक्टर बनना है ना, तो पहला क्राइटेरिया होना चाहिए, आपको प्यार करना आना चाहिए। आपकी डिग्री आपको डॉक्टर नहीं बनाती, आपका काम आपको डॉक्टर बनाता है। आपका
आप जिस तरीके से लोगों से बात करते हो ना, आप अपने रिश्तों में एक दूसरे को बीमारी बनना चाहते हो या एक दूसरे के डॉक्टर बनना चाहते हो? अपनी बीवी अपने लिए बीमारी होती है, डॉक्टर होती है? ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया। बीवी बाजू में बैठी है क्या? हाँ, इसीलिए बात समझने की कोशिश कीजिए। आप जिनके साथ 24 घंटे रहते हो, वही अगर आपके लिए बीमारी बन गए, तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपको नहीं बचा सकता। आप अपने बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करते हो, इससे बनती है आपकी हार्मोनल बॉडी। आप अपने बीवी के साथ कैसे बात करते हो, इससे आपकी मेंटल सिचुएशन और आपकी साइकोसोमेटिक बॉडी डिजाइन होती है। आप यहाँ पे मेरी बातें सुन रहे हो, आप नॉर्मल हो कि इमरजेंसी हो? आपका दिमाग दो सिस्टम में काम करेगा। एक तो नॉर्मल रहेगा तो शरीर के सभी काम ठीक से करेगा, और इसीलिए हम राम बाण उपाय राम नाम कहते हैं। कितनी भी चाहे संकट परिस्थितियां हो, हम बोलते हैं इस महत्व की उपासना करो, सिर्फ आंखें बंद करो, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। चित्त वृत्तियां शांत हो जाएगी, संत हो जाएगी, तो अपने आप ठीक हो जाओगे। जब कोई सहारा नहीं बचेगा, तभी। इसके पीछे फिर से एक लॉजिक है कि साइंस कहता है जब आप नॉर्मल होते हो तो एंडोर्फिन, एंटाइलिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन आपकी सहायता के लिए आते हैं और आपकी बॉडी के सभी सॉल्यूशन निकाल के आपको ठीक कर देते हैं। अब जरा याद करके देखिए, हम दिन भर में कितने बार नॉर्मल होते हैं और कितने बार इमरजेंसी होते हैं। मोबाइल की बैटरी 2% बच गई, कौन सी सिस्टम शुरू होती है, नॉर्मल या इमरजेंसी? बीवी को फोन करो 4 बार और वो उठाए नहीं, कौन सी सिस्टम शुरू होती है? भाजीत मीठ जास्त पडलं, कोणती सिस्टम चालू होते हैं? अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप सब नॉर्मल हो ना? उस दरवाजे से शेर आ गया अंदर, कौन सी सिस्टम शुरू होगी, नॉर्मल या इमरजेंसी? हाँ अंकल जी, इमरजेंसी। कितना समय लगेगा इमरजेंसी शुरू होने में? 1 सेकंड में हो जाएगा। अब क्या होगा, 1 सेकंड में आपकी आंखें शेर को देखेगी, फिर दिमाग को पता चलेगी ये शेर असली वाला है या नकली वाला है, शेर जिंदा है या मुर्दा है, सब चेक होगा। उसके बाद दिमाग एक्टिव होगा, इमरजेंसी शुरू करेगा। कार्टिकोस्टेरॉइड्स, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन खून के बहाव में आ जाएंगे, हाथ पैर कड़क होने लगेंगे। एक तो शेर के साथ फाइटिंग होगी या दूसरे दरवाजे से भाग जाएंगे। दोनों चीजों के लिए इमरजेंसी एक्टिव होने का उपवास। बोला नेचुरोपैथी के डॉक्टर है ये, तो हमारे सब मेहमान लोग हैं, इनको कैसे खाना है ना? तो शेर ने बोला नहीं शेर आया, क्यों भाग रहे हो? बाद में सुनना होगा तो 2.5 लाख रुपए लगते हैं मेरा सेशन सुनने के लिए। हाँ, तो हमारी बात चल रही थी शेर के बारे में। 7629 नंबर की स्कोडा गाड़ी किसकी है बाहर? नहीं, स्कोडा कार है, थोड़ा सा सर काय डिस्टर्ब करता हो? मला लग्नाला आल्यात फील आला। लग्नामध्ये असे गाणं गात असतात आणि कोणतरी येतो, वो कैंटीन के पीछे किसी का गाड़ी लगा है और गाना बीच में रुक जाता है। ओके, तो यहाँ पे बात चल रही है शेर की। तो शेर को देखने के बाद आपकी इमरजेंसी सिस्टम शुरू होती है। शेर का उपवास था, शेर ने बोला किसी को खाना नहीं है, सिर्फ पानी पीना है और भाग जाना है। तो शेर ने जाने के बाद अपने नॉर्मल होना चाहिए कि नहीं? कितने सेकंड में होंगे नॉर्मल? इमरजेंसी 1 सेकंड में हो गए थे, तो नॉर्मल 2 सेकंड में हो जाएंगे, 4 सेकंड में हो जाएंगे। ओके, और यहाँ से घर पे जाओगे आप और अपने दोस्त को, कोई तो जाड़िया डॉक्टर आया था, कौन था पता नहीं, बड़े बड़े चश्मे, डॉक्टर ने क्या बताया वो भूल जाओगे, लेकिन शेर आया था ये चटनी मीट लगा के बताओगे। जब जब शेर की याद आ गई, आपकी इमरजेंसी एक्टिव, शेर की आ गई। जब जब शेर खान याद आएगा, हमारी इमरजेंसी एक्टिव होने लगेगी। अब बात यहाँ पे चल रही है, अगर आपकी इमरजेंसी एक्टिव है, आपके खाने से लेकर जाने तक कौन कंट्रोल करता है? खाना खाएगा दोपहर को?
तो कितने लोगों ने ऑर्डर छोड़ी, हे गॉल ब्लैडर थोड़ा थोड़ा पित्त सिक्रीज कर दे तो मेरा खाना हजम हो जाएगा, ऐसी ऑर्डर छोड़नी पड़ती है। तो आपका खाना हजम कौन कर रहा है? आपका शरीर का सभी एक्टिविटी आपका दिमाग कर रहा है, लेकिन अगर दिमाग ही इमरजेंसी सिस्टम में है तो आपके काम कौन करेगा? आजकल ना मैं किसी अच्छे रिहाब सेंटर्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ और वो ना गलत फहमियां भी फैला रहे हैं। खून की गुठलियों की वजह से हार्ट अटैक आता है, हमारे पास आओ तो खून। अभी आप डॉक्टर से आप मुझे बताइए, ये खून की गुठलियां क्या एक दिन में बनती है? क्या हर रोज नहीं बनती है क्या सभी के शरीर में? तो उनको पतला रखने के लिए सिस्टम है ऑलरेडी। क्या आप क्या बंदूक से गोली तान के वो खून की गुठलियां तोड़ने वाले हो? इसके पहले कुछ सालों पहले एक अजब ही कहानी थी, आपको 100% ब्लॉकेज है, आपको अभी बाईपास करनी पड़ेगी। अरे भाई 100% अगर बाईपास है तो घर से पेशेंट यहां तक कैसे आया? हमें कुछ बातें लॉजिक समझाने चाहिए पेशेंट्स को कि आपके ब्लॉकेज के वजह से हार्ट अटैक नहीं आता, ब्लॉकेज के वजह से ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो सकती है जिससे कोई भी अटैक आ सकता है। वो हार्ट अटैक आ सकता है कि दिमाग का अटैक, पैरालिसिस हो सकता है, ये दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बता सकता। कौन सा अटैक आएगा, ये कहां पे वो खून की गुठली जाके रुकेगी, वो तय करेगा। अब बात चल रही है कि शेर आने के बाद इमरजेंसी सिस्टम शुरू होती है, और इमरजेंसी सिस्टम शुरू होने के लिए शेर आने की जरूरत। मेरे हाथ से अगर ये माइक छूट गया तो इनकी कौन सी सिस्टम काम करेगी? याद करके देखिए, घर घर की कहानी, राहुल ने उसके बीवी के कान के नीचे मार दिया, कहां पे? टीवी में। हमारे आंखों से इमरजेंसी चालू, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो भी होशियार होते हैं, वो बोलते हैं कल 8 बजे देखो क्या होगा। कौन सी सिस्टम शुरू रहती है? हम बोलते सर नहीं, हम तो टेंशन नहीं लेते इतना, हम तो टाइम पास के लिए सीरियल देखते हैं, हम तो कुछ इतना टेंशन। आप दिमाग को उल्लू नहीं बना सकते। अंदर चलता है, आप शादी में जाते हो, आपका डांस करने का मूड नहीं है, ढिक ढिक डीजे चालू हो गया, कुर्सी के नीचे पैर हिलने लगता है आपका, हाँ या ना? आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी ड्राइवर चला रहा है और ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दिया 60 70 80 90 100 110 120 और रास्ते में कुत्ता आ गया। ड्राइवर ब्रेक दबाए ना दबाए, आप बाजू में बैठ के पैर टाइट करना शुरू कर दिया। इमरजेंसी शुरू होती की नाही? पाय कुणाचा? मेंदू कुणाचा? तुमचा। मेंदूला माहितीये बाजूला बसून किती पत्रा चेपला तरी गाडी थांबणार। मग काय इमर्जन्सी चालू होते? क्योंकि ये इमरजेंसी सिस्टम हमारे कंट्रोल में। तो इस इमरजेंसी सिस्टम को नॉर्मल करने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज हमें दी है। उसमें से ये एक डिश आप ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश। बताइए मुझे नॉर्मल रहना है कि इमरजेंसी? सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर। नॉर्मल लग रहा है कि इमरजेंसी? कितने में खरीदोगे ये गाने? फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये नेचुरल है। जो आपके आजू बाजू में सभी चीजें है ना, ये अंकल यहाँ पे बैठे हैं, नेचुरल है, नॉर्मल है। मैं अगर उनके साथ प्यार से बात करूंगा तो वो अच्छा दिखाएंगे वहां पे, मैं उनको है तो क्या दिखाएंगे? आप किस प्रकार से व्यवहार करते हो उसमें कुदरत की स्वाभाविक कितनी चीजें हैं, आपकी प्रकृति कैसे है, उस हिसाब से आपको ये सभी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। हमारा प्रॉब्लम है कि हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में स्वभाव से ज्यादा प्रभाव को कीमत देते हैं। सर ये ठीक है, आजकल मार्केट में वो वाला चल रहा है ना, माय नेम इज शीला शीला, तो चलो इमरजेंसी चालू। हाँ प्रभाव में जी रहे हो ना, आपको स्वभाव, हम स्पिरिचुअलिटी में क्या कहते हैं, तो हम मैं कौन हूं ये पूछना चाहिए।
आजकल लोगों को साइंस की भाषा समझ में आती है। आइंस्टाइन ने बताया एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर। एम यानी मैटर या मास, वेलोसिटी यानी कि गति। जितनी गति बढ़ाते जाओगे, जितना स्क्वायर बढ़ाते जाओगे, उतनी एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं पेट्रोल हूं और मुझे दूध के जैसे गति दी गई, तो क्या एनर्जी क्रिएट होगी या मेरा एक्सर्शन होगा? मैं रॉकेल हूं और मुझे पानी के जैसे यूज किया गया, तो मेरी एनर्जी क्रिएट होगी या एक्सर्शन होगा? सो हु एम आई, को हम, ये तो पहले पता होना चाहिए। आप कौन हो? गायत्री मंत्र पता है क्या किसी को? सबको पता है? वेरी गुड। जरा मुझे बताइए, बात सुनाइए जरा, क्या है गायत्री मंत्र? नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ये क्या आप जो बोल रहे हो ना, तो मीनिंग नहीं क्लियर हो रहा है। भूर्भुवः स्वः यानी क्या? नहीं, गाना तो मुझे आता है। भूर्भुवः स्वः यानी क्या? देखो कितने लोग बोल रहे थे ओम भूर्भुवः, वो गाने के लिए है, कैसेट में बजाने के लिए है। यस, दवाइयां जो दी जाती है ना आपको, वो अगर एब्जॉर्ब नहीं होगी बॉडी में, तो उन दवाइयों का फायदा नहीं है। तो आपको हजम क्या हो रहा है? आपको हजम क्या हो रहा है, इसके हिसाब से दवाइयां चुनी जाती है, बनाई जाती है। यहाँ पे बात चल रही है, आप भूर्भुवः स्वः खा तो रहे हो, लेकिन आपको हजम ही नहीं हुआ है। व्हाट इज भूर्भुवः स्वः? भू यानी भौतिक जग, इकडे जागा आहे। भू यानी भौतिक जग, भुव यानी मानसिक जग, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। भूर भुव और स्वः यानी आत्मिक जग। इन तीनों जगहों के परे जाने के लिए ज्ञान की उपासना करनी चाहिए, और इसीलिए सूर्य महाराज को हम बोल रहे हैं ओम भूर्भुवः स्वः। हमें वो पता नहीं है, हम बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः। तो ये गाने वाले लोग सुसाइड करके क्यों मर रहे हैं फिर? कॉमन सेंस की बात है, कॉमन लॉजिक की बातें है। ये मंत्र आपको एब्जॉर्ब करने के लिए, आपके जीवन को आकार देने के लिए है, हारमोनियम तबले पे गाने के लिए नहीं है। इन मंत्रों से मन अगर तरेगा नहीं, तो आपको उसका कुछ फायदा नहीं है। कितने लोगों ने 7 फेरे लिए हैं शादी में? चलिए, कौन कौन से थे बताइए। देव पंडित जी ने बोल दिया तुम्हारे लिए। वहां पे भी यही थे, 7 फेरे। भूर्भुवः स्वः महः जनः तपः और सत्यम। इतना ही नहीं है, हमें कहा जाता है 7 जन्मों में यही पति मिलना चाहिए। वट सावित्री के लिए 7 फेरे मारते हैं। क्या है ये 7 जन्म? क्या है ये 7 फेरे? जब आप भौतिकता से आगे चले जाओगे, तो भूलोक का विकास समझ में आएगा। जब विचारात्मकता से भी आगे चले जाओगे, तो स्व का बोध होगा। जो स्व से परे चला जाएगा, वो महान बनेगा महतत्व के लिए। जो महानता से परे चले जाएगा, वो डॉक्टर बनेगा जन की उपासना करने के लिए, सेवा करने के लिए। जो जन से परे चले जाएगा, वो बोलेगा, चाहे आप नेचुरोपैथी को मानो या एलोपैथी को मानो, मैं सत्य की ही उपासना करूंगा, तपश्चर्या पे फोकस करूंगा। वो तपलोक में जिएगा। जो तपश्चर्या के आगे बढ़ेगा, वही अंतिम सत्य तक पहुंचेगा। यह है भूर्भुवः स्वः महः जनः तपः और सत्यम। हम किस पायदान पे खड़े हैं? हमें अभी भी बहुत सर, ये आप बोल रहे हो ठीक है, नेचुरोपैथी की प्रैक्टिस करना, लेकिन आजकल आपको पता है ना, थोड़ी सी BMW तो होनी चाहिए कम से कम, नहीं तो डॉक्टर को। अरे क्या भाई, आप डॉक्टर बने हो और अभी भूलोक में ही जी रहे हो। ये विचारवंत संगीतकार लेखक, ये भी भुव अवस्था में जीते हैं, वो वैचारिक लेखन करते हैं। आप तो स्व के परे जाने चाहिए, तो महान बनोगे, तो रिस्पेक्ट मिलेगा, तो जीने का समाधान मिलेगा। प्रॉब्लम ये है कि हमें ये भूर्भुवः स्वः सिर्फ गाने में अच्छा लगता है। एक अंकल को मैंने बोल दिया, सर आप अच्छा संगीत सुनो,
तो आपको अच्छा उससे बेनिफिट मिलेगा। अंकल ने बोला सर मैं गाने तो सुनता हूँ, और आपने बोला इसके लिए मैंने और ज्यादा गाने सुनना शुरू किया। मैं 24 घंटे गाने सुनता हूँ, रात को सोते वक्त भी कानों में हेडफोन लगाता हूँ, लेकिन मेरी लाइफ तो बर्बाद हो गई सर, मुझे बहुत गंदे विचार आते हैं। मैंने बोला अंकल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अगर लिमिट से ज्यादा कोई भी चीज करोगे तो उससे परेशानियां तो बढ़ेगी। आपके सुनने की एक एबिलिटी होती है, उस हिसाब से ही आपने कुछ चीजें सुननी चाहिए। रुकना है क्या बीच में? चलिए। तो आपको यह संगीत सुनने के लिए सबसे पहले संगीत की भाषा और संगीत के लिमिटेशंस पता होने चाहिए। और मैंने अंकल को पूछा, अंकल बताइए जरा मुझे कि आपको क्या दिक्कत हो रही है। अंकल बोल रहे हैं कि मुझे गंदे गंदे ख्याल आते हैं। मैंने बोला सर संगीत सुनने से गंदे ख्याल आते हैं या ऐसे ही गंदे ख्याल आते हैं? बोले वो मुझे पता नहीं, गंदे ख्याल आते हैं इतना पता है। मैंने बोला ठीक है अंकल, नॉर्मली हम 55 से लेकर 65 की उम्र तक आजकल एंड्रोपॉज के बहुत सारे पेशेंट्स देख रहे हैं ना। पहले मेनोपॉज होता था, मेनोपॉज में क्या होता था, 10 साल तक कुदरती तौर पे स्त्रियों के हार्मोनल बॉडी में इतने बदलाव आ जाते हैं कि वो चाह के भी अपना मूड रोक नहीं पाती, वो इरिटेट हो जाती है, थक जाती है, कॉन्शियस हो जाती है, नर्वस हो जाती है, और दिन भर में इतनी बार ये हार्मोनल बॉडी चेंज होती है कि उसको वो कंट्रोल करना ही भूल जाती है, और ओसीडी जीएडी जैसे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कि एक ही गलती बार बार करती है। बच्चे को बोल दिया 7 बजे आना है, लेकिन फिर भी 4 बजे फोन करेगी, आना है हाँ 7 बजे, फिर 5 बजे करेगी, आना है हाँ 7 बजे, मैंने बोला है हाँ पौने 7 बजे। ये बार बार करती रहेगी। गैस का बटन बंद करके आएगी, फिर से जाएगी, क्रिया क्यों नहीं? एक ही गलती, एक ही चिंता उसको बार बार सताने लगती है। और ऐसे हाल में उस माता बहन को हम लोगों ने मदद करनी चाहिए या उपदेश। हम मदद क्या करते हैं, तुला 1000 वेळा सांगितलं माझ्याशी या विषयावर बोलू नको, का पुन्हा पुन्हा येते सांगायला, तुला सांगितलं ना नको बडबड करो, तू कशाला टेंशन घेत। हम उसको उपदेश देना शुरू करते हैं, वो भी इस अंदाज में। तो सोचिए जरा वो ठीक होगी या और बिगड़ेगी तबीयत। डिप्रेशन में चली जाती है, और डिप्रेशन में जाने के बाद आदमी अकेलापन महसूस करता है, वो अकेली पड़ जाती है। और अकेलेपन में राहत कौन देता है? भगवान। तो फिर वो पूजा पाठ में इतनी मशगूल हो जाती है कि बाकी की चीजें सोचती नहीं, दिन भर से बाती बनाओ, भगवान की पूजा करो, तैयारी करो, और उसी टाइम पे पति जो है उनमें नेचुरल तौर पे अलग हार्मोनल चेंजेस होने शुरू हुए। 55 से लेकर 65 की उम्र में वो फिर से बच्चे की जैसे फील करना चाहते हैं, बीवी के पत्नी क्या बोलते पत्नी के दोस्त के साथ बातें करना चाहते हैं। जैसे आप 55 से 65 के बीच में दिख रहे हो, मैं बता रहा हूँ सही है क्या? छोटी चड्डी पहन के यहाँ वहां घूमना चाहते हैं, बीवी के साथ झूठ मूठ के झगड़े लड़ाइयाँ करना चाहते हैं। सच है कि झूठ है? ये बात है ना। तो बात चल रही है 55 से लेकर 65 की उम्र में हमारे अंकल को फिर से जवानी याद आती है, और उसी टाइम पे उनकी लाइफ पार्टनर सन्यासी बन जाती है। तो ये महोदय मोबाइल में ढूंढना शुरू करते हैं। अभी क्या वो जितना जूम करोगे वो बाहर आने वाली है। ये बात गलत नहीं है, कोई चीज गंदी या सही नहीं है, यहाँ पे बात चल रही है कुदरत आपके अंदर ये चीजें बना रही है, लेकिन आपकी डेफिनेशन क्या है? वहां पे आप उस 10 सालों में और ज्यादा श्रृंगारिक हो जाते हो ताकि कुदरत के सौंदर्य का आस्वाद ले पाओ, लेकिन आपने श्रृंगार की व्याख्या बना दी है सेक्स। श्रृंगार वो होता था, बचपन में हमारी माँ और पिताजी बैठते थे और खाना खाने के लिए, और पापा क्या करते थे, आधी रोटी में से भी और एक छोटा सा टुकड़ा ताट में शेष रखते थे थाली में। क्यों? क्योंकि वो झूठा निवाला खाने के लिए माँ को अच्छा लगे। जब वो झूठा निवाला माँ खाती थी ना, उसको किसी 5 स्टार होटल का लंच नहीं चाहिए होता था। वो साल भर में अच्छी अच्छी साड़ियां नहीं पहनती थी, लेकिन अगर पापा एक आध कोई साड़ी लेके आते थे ना साल भर में, उस एक साड़ी में भी पूरे साल भर के सभी त्योहार मनाती थी।
उसकी प्यार भरी एक नजर पापा की माँ को राजा की रानी बना देता था। कहां पे गई वो नजर, कहां पे गया वो निवाला, कहां पे गया वो स्पर्श? आपकी सेंसरी सिस्टम खराब कर दी है इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ने। और आपकी सेंसरी सिस्टम को अपडेट करते करते ब्रांड वाले, मॉल वाले पैसे कमा रहे हैं। आप जब किसी जाते हो ना मॉल में, तो वहां पे शर्ट को छूने के लिए आप पैसे लगा देते हो। नहीं, इसका टच सेंस अच्छा है तो ये मुझे अच्छा फील देगा 2 महीने तक, तीसरे महीने में दूसरा लेना पड़ेगा। अगर सच्चे भक्त होना तो घर पे जाओ, अपने पापा का पुराना शर्ट निकालो, पहनो, आपको लगेगा आधे घंटे में क्या ब्रांडेड शर्ट पहना है आपने। अपने माँ की पुरानी साड़ी ले लो, लपेट लो चांदी को, और आधे घंटे सो जाओ। दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल, सबसे बड़ा 5 स्टार होटल का मजा वहां पे आने लगेगा। लेकिन इसको फील करने के लिए आपकी सेंसरी सिस्टम अपडेट चाहिए। हम पत्थर होते जा रहे हैं। कोणी जरी येतं म्हणतं साहेब पेढा घ्या, माझं पोरग पास झालं। साहेबांचा प्रश्न किती टक्के पडले, तुला काय घेणं पडलंय, किती टक्के पडले त्याच्याशी? त्याच्या आनंदात सहभागी हो की तो कसा पास झालाय त्याला त्याच्या बापाला माहिती। 4 वर्षांनी पास झाला हे नशीब। आप जब तक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं करोगे, संवाद नहीं बनाओगे, तब तक कैसे आपकी ये फीलिंग सेंसरी सिस्टम काम करेगी? कितना अच्छा सेंट मारा है, इससे बात नहीं बनती। वो सेंट की खुशबू लेने के लिए सेंसरी सिस्टम तो अपडेट चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पे यहीं से शुरू होती है, यहीं पे खत्म। मैंने अंकल को पूछा, अंकल आपको क्या परेशानी है? अंकल बोलते हैं, मुझे सर ना लैंगिक वासनाएं कंट्रोल नहीं होती। मैंने बोला अंकल 55 से लेकर 65 की उम्र में होंगे, हार्मोनल चेंजेस होते हुए होंगे, तो परेशानियां तो ठीक है। मैंने बोला अंकल कोई बात नहीं, आपकी उम्र क्या है? अंकल बोलते 84 ईयर्स ओल्ड, 84 साल। अभी इंडियन फिलोसॉफी के तहत 70 के बाद आदमी थोड़ा स्पिरिचुअल होने लगता है, और अपने आप ये वासनाएं जो है वो श्रृंगारिक, यानी कि भक्ति के लिए वो श्रृंगार यूज किया जाता है। उसके लिए सेक्स या फिर और कई डेफिनेशंस नहीं रहती। हम एक दूसरे के साथ वो प्यार, वो रिश्ता, ये सभी कुछ, हम कृष्ण भगवान के गुलाम हो जाते हैं, उन्हीं के दासानुदास हो जाते हैं, या फिर कोई भी भगवान, या फिर किसी, या फिर अपने बच्चों में भी वो भगवान का आनंद लेना शुरू करते हैं। मैंने अंकल को पूछा, कि भाई ये 84 साल में आपको हो रहा है, तो जरा मुझे एक बात बताइए अंकल कि आप गाने कौन से सुन रहे हो? अंकल बोलते यार सब लोग सुनते हैं वही तो सुन रहा हूँ। 24 घंटे वही सुन रहे हैं कान में, हेडफोन डाल के। मैंने बोला कुछ तो गाने बताओ। उन्होंने पहला ही गाना बताया, मुंगड़ा मुंगड़ा मैं गुड़ की डली, मंगता है तो आजा रसिया ना, नहीं तो मैं। अभी अंकल 24 घंटे दिमाग को यही खिलाएंगे तो दिमाग क्या आउटपुट देगा? दूसरा गाना, हो आला पाळ झाला भार, भरली जवानी घाटा घाटात, तंग चोळी 84व्या वर्षी, अंग जाळी कच्च डाळिंब फुट भटात, गारवार झोंबणार रात मोकाट ही चांदण्याची, उगा घाई कशा पायी हरे नजर उभ्या गावाची, नारी ग राणी ग। काय येत असेल मेंदू मध्ये? आणि मग आता त्या राणीच्या बरोबर राजाला फिरायला ताकद नाही राहिली, मग तो डिप्रेशन मध्ये जाईल की? आपके बच्चे जब जवान होते हैं ना, तो उम्र के 25 साल के बीच में यही हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, और वो भी कॉलेज की। ये किस्सा बाद में मुझे याद करके दे दीजिए, हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। सर्वांना नमस्कार। नमस्कार। आमच्या कुलगुरू आदरणीय कमल सिंग मॅडम इथे आलेले आहेत, आपल्या कॉन्फरन्सला भेट देण्यासाठी ते आले आहेत। आणि मॅडमला मी ते सांगू इच्छितो की आपल्या या कॉन्फरन्समध्ये
पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक या सगळ्या केरळ या सगळ्या राज्यातून लोक आले आहेत आणि काही लोक फॉरेन वरून आपल्यासोबत जुळलेले आहेत. तर अशा प्रकारची दोन म्हणजे आता हा दुसरा दिवस इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स आहे. मला ज्यांनी या विद्यापीठात आणलं आणि माझ्यावर पूर्ण विश्वास टाकला की त्यांच्या कार्यकाळामध्ये मला राष्ट्रपती पुरस्कारापर्यंत मी जाऊन पोहोचलो. अशा माझ्यासाठी माझं प्रेरणास्थान आणि आदरणीय या विद्यापीठाच्या माजी कुलगुरू कमलसिंग मॅडम इथे आलेले आहेत. त्यांचा नॅचरोपॅथीचे जिग्गत इथं बसलेले आहेत. महाराज है सिंह साहब है पंजाब से, इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप एक अपने कॉन्फ्रेंस का स्मृति चिन्ह और मैडम की बहुत दिल पे तस्वीर थी कि हमारे विद्यापीठ में बहुत सारा एनवायरमेंट के बारे में डैम बने, पेड़ लगाओ, ये उनका बहुत बड़ा एक ये था, जुनून था। और उस जुनून के वजह से मैं सब एक करता रहा, पूरे जिलों में 5 जिलों में फिरता रहा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये बहुत स्ट्रिक्ट रहता है और ये कुछ इधर उधर नहीं करता। तो बहुत सारे लोग मैडम के पास जाते थे और वो बहुत हमको गालियां देता, ऐसा करता वैसा करता बोलते थे। तो मैडम मुझे बुलाती थी और बोलती थी श्रीकांत तूने ऐसा कहा। तो मैंने बोला मैडम उनको बुलाओ और मेरे सामने पूछो। तो मुझे विश्वास था इसलिए मैंने उनको बाहर के बाहर ही भेज दिया। ऐसे मैडम हर बार मुझे कहती थी और 2 बार मुझे मैडम ने डायरेक्टर स्टूडेंट वेलफेयर और कोऑर्डिनेटर एनएसएस कर बनाया। इसलिए मैं यहाँ ये इस मुकाम तक जो मैं पहुंचा हूँ वो हमारी मैडम की वजह से पहुंचा हूँ। तो मैं मैडम से अनुरोध करता हूँ कि वो मंच पर आए और हमारा एक छोटा सा सम्मान आप सभी के माध्यम से स्वीकार करें। आदरणीय कमल सिंह मैडम। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। Thank you. मला कारण नागपूरला निघायचे उशीर होत आहे बरोबर आहे माझी मात. तर मी आज फारच आनंदित आहे कारण श्रीकांतने अमेरिकेचे विवेकानंद सेंटर सुद्धा उभारलेलं आहे आणि त्याच्यासाठी आम्हाला UGCची ग्रांट मिळाली आणि श्रीकांतने जो विश्वास दाखवला प्रत्येक व्यक्तीचा विश्वास का केला जातो